हिमाचल की मिट्टी सिर्फ ज़मीन नहीं, यह पहचान है, विरासत है और रोजी रोटी का जरिया भी। क्या आप जानते हो, इस ज़मीन को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार द्वारा 1972 में एक कानून लाया गया। जी हाँ, वह कानून जो आजकल सत्ता के गलियारों में आपको सुनने को मिल रहा है। वह कानून है सेक्शन 118 ऑफ हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। क्या है सेक्शन 118? क्या प्रावधान है इस कानून के अंदर जो बचाते हैं हिमाचल की ज़मीन को? और क्या हाल ही में सत्ता के गलियारों में इस कानून के बारे में कुछ बात सुनी जा रही है? आइए जानते हैं। सेक्शन 118 को यशवंत सिंह द्वारा, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। यशवंत सिंह परमार का कहना था, हिमाचल की धरती को बिकने नहीं दूंगा, ये किसानों की धरती है, हिमाचल किसानों का है और हिमाचलियों का है। इस बात को सिद्ध करते हुए यशवंत सिंह परमार ने 1972 में लाया कानून जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। आइए जानते हैं क्या कहता है कानून। इसका मुख्य प्रावधान जो हम आजकल न्यूज़ में सुन रहे हैं या जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए बीइंग अ हिमाचली, तो वो है आपका सेक्शन 118। तो अगर हम सेक्शन 118 का पहला जो क्लॉज है उसको देखें तो यहाँ पे ये बात करता है बैन ऑन ट्रांसफर टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे यह पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है किसी भी तरह की ज़मीन को ट्रांसफ़र करने से। किसके लिए? जो एग्रीकल्चरिस्ट हिमाचल के अंदर नहीं है। एक एक करके हम समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्या है नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, ट्रांसफ़र जो है ये क्या कहता है, वर्ड ट्रांसफ़र जो है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नो लैंड इन हिमाचल प्रदेश कैन बी ट्रांसफर टू पर्सन। कोई भी हिमाचल प्रदेश का लैंड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। किसको? टू अ पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट इन हिमाचल और ऑफ हिमाचल। मतलब जो हिमाचल का कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास हिमाचल के अंदर भूमि हो, हिमाचल में रजिस्टर्ड हो एज एन एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो तो उसको हिमाचल की ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। इस कानून के अंदर कहा गया कि जो ट्रांसफ़र शब्द है उसका मतलब क्या है। ट्रांसफ़र का मतलब है सेल, किसी भी तरह का सेल परचेज नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र का मतलब है गिफ्ट, आप एज एन गिफ्ट भी इसको किसी को नहीं दे सकते, किसी ऐसे व्यक्ति को। देन है एक्सचेंज, आप बदल भी नहीं सकते। लीज विद आपका पोजेशन भी नहीं हो सकता। देन आपका मॉर्टगेज विद पोजेशन भी नहीं हो सकता। किसी भी तरह का ट्रांसफ़र, पोजेशन और ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। क्रिएशन ऑफ आपका टेनेंसी राइट्स। ठीक है, तो किसी भी तरह की चीज़ें जो हैं, ये जो आपके पास दी गई हैं चीज़ें, ये आपकी आती हैं किसके अंदर? ट्रांसफ़र के अंदर। तो ट्रांसफ़र, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज या फिर आपका लीज, पोजेशन, तो वो कुछ भी जो है आप नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति को जो आपका कैसा है, जो आपका नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है। ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र है दैट इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट, दैट ट्रांसफर इज इनवैलिड अनलेस बोलता है गवर्नमेंट गिव्स परमिशन। तो याद रखना कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है किसको? नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को, सिर्फ बेटा तब तक नहीं हो सकता जब तक क्या ना करे, सरकार कोई परमिशन ना दे। दैट मीन्स यहाँ पर इस कानून के अंदर सरकार को जो है वो कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। सरकार कुछ केसेस में जो है आपके परमिशन दे सकता है। वो कौन से केसेस हैं उनको भी हम जानेंगे। तो दूसरा सवाल हमारे सामने है कि यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो कौन है? नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं हो सकता, तो एग्रीकल्चरिस्ट कौन हो गया? तो यहाँ पे बोल रहा है अंडर दिस एक्ट एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब है पर्सन जो क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड एज लैंड ऑनर और टेनेंट इन हिमाचल प्रदेश। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पे जमीन है हिमाचल में
या फिर यहाँ पे टेनेंट है वो, ठीक है। तो टेनेंट और लैंड ऑनर अगर कोई हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो माना जाएगा एग्रीकल्चरिस्ट, नंबर 1। नंबर 2 बोलता है पर्सनली कल्टिवेट्स एग्रीकल्चरल लैंड इन हिमाचल प्रदेश, खुद जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर भूमि के ऊपर काम कर रहा है, कल्टीवेट कर रहा है लैंड को, वो माना जाएगा इस कानून के तहत आपका एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो हमारे पास यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट आते हैं, ओके। अब यहाँ पे बात होती है इसी कानून के अंदर एक्सेप्शंस की, दैट मीन्स कुछ यहाँ पे जो है आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शंस जो हैं वो कौन कौन से, किन केसेस में जो है आप देखते हो कि ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन तो आप देखोगे कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अप्लाई नहीं होगा लैंड इन ट्रांसफ़र, अगर क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा अगर क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो रही है लैंड। तो मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो रही है लैंड, इंक्लूडिंग बोलता है गवर्नमेंट की कोई कंपनीज हैं उनको ट्रांसफ़र की जा रही है लैंड हिमाचल में, या फिर कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको ट्रांसफ़र की जा रही है लैंड, ठीक है। या फिर हमारे पास कुछ बोर्ड्स हैं, गवर्नमेंट बोर्ड्स, या फिर आपके पास कोई कॉर्पोरेशन है, कोई लोकल बॉडी है, तो कोई भी गवर्नमेंट हमारे पास एंटिटी है उसको अगर लैंड ट्रांसफ़र की जा रही है तो वो की जा सकती है बोलते हैं, ठीक है। देन सेकंड इसके अंदर क्या है, लैंडलेस लेबर, अगर बेटा कोई लैंडलेस है जिसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन जो है हमारे पास कोई अगर लेबर है उसको भी ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चाहे वो हिमाचल में एग्रीकल्चरिस्ट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून बोलता है ये। देन नेक्स्ट क्या है, लैंडलेस पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST, कोई भी SC ST अगर है और वो लैंडलेस है तो उसको भी ये जो लैंड है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका विलेज आर्टिजन्स, कोई भी जो है कारीगर है, विलेज आर्टिजन है, उसको भी की जा सकती है। पीपल इन्वॉल्व इन एलाइड एग्रीकल्चरल आपका परस्यूट, कोई भी इंसान जो एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा है, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल आपका मछली पालन, पशुपालन, किसी भी तरह का एक्टिविटी एलाइड है तो उसको भी यहाँ पे आप देखने को मिलेगा इस लैंड को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो परचेज ऑफ लैंड फॉर आपका ड्वेलिंग हाउस विद इन लिमिट, दैट मीन्स कोई घर बनाने के लिए जो है अगर ज़मीन चाहता है, सिर्फ घर उसको बनाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की परमिशन से लैंड उसको दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं स्पेशली कहाँ पे, म्यूनिसिपल एरिया में घर बनाना है, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कैन बाय स्मॉल प्लॉट फॉर हाउस विद कहाँ, परमिशन। तो याद रखना म्यूनिसिपल एरिया में अगर कोई घर बनाना चाहता है और वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है हिमाचल का, तो भी ज़मीन जो है यहाँ पे ली जा सकती है, लेकिन किससे, सरकार की परमिशन से। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जो है किसी को बिना बताए ज़मीन किसी को नहीं बेच सकता, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये जो सेक्शन है, जब ज़मीन के आप कागजात बनाओगे, कुछ काम करोगे, तो कहीं ना कहीं पे जो है आप वहाँ पे पकड़े जाओगे और वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सरकार की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है क्या कर रहे हो, किसी को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को कोई प्लॉट जो है घर बनाने के लिए बेच रहे हो तो यहाँ पे परमिशन दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका पीपल जो एक्वायर करते हैं बिल्ट अप हाउस, जैसे फ्लैट हो गया, दुकान हो गए, तो वहाँ पर भी जो है आपको यहाँ पे ये दिया जा सकता है, ये एक्सेप्शंस है ना। दुकान कोई खरीदनी है आपने, कोई फ्लैट खरीदना है तो वो आप खरीद सकते हो। इंडस्ट्री, एजुकेशन, टूरिज्म कोई प्रोजेक्ट है, इस तरह की चीज़ों के लिए भी जो है गवर्नमेंट परमिशन से जो है आपको यहाँ पे ज़मीन दी जा सकती है, ये कानून जो है कहता है, ठीक है। अब इसी कानून के अंदर यहाँ पे ये बोलता है यूज़ ऑफ लैंड कंडीशन क्या है, मतलब अगर किसी ने जो ये ज़मीन है वो खरीद ली है तो उस ज़मीन का यूज़ करने का कंडीशंस जो है क्या क्या है, यूज़ ऑफ लैंड कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, उनको परमिशन मिल जाता है सेक्शन 118 के अंदर ज़मीन लेने का, तो यहाँ पे ये बोलता है कि दे मस्ट यूज़ लैंड ओनली फॉर द पर्पज़। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आप ज़मीन जो है आप किसी को बेच रहे हो और वो सामने वाले को पर्पज़ बताना पड़ता है, और ये पर्पज़ होने चाहिए जो हमने अभी डिस्कस करे, और सरकार ने परमिशन भी दे दिया, देन यहाँ पे बोलते हैं कि ये जिस पर्पज़ के लिए ली गई होगी ज़मीन, वही पर्पज़ जो है उसी पर्पज़ के अंदर काम होना चाहिए ज़मीन पे। अब यहाँ पर ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, विद इन टाइम लिमिट जो है काम होना चाहिए। मतलब
समय के अंदर ही काम शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन खरीद के रख रहा है और वो वैसे ही उसको छोड़ रहा है ताकि उसका रेट बढ़ जाए, बाद में उसको किसी को बेचना पड़े, एक तरह से इन्वेस्टमेंट पर्पस किसी ने खरीद लिया ज़मीन, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि बोलते हैं नॉर्मली 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पे काम जो है उसके अंदर देखने को मिलना चाहिए, शुरू होना चाहिए। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि काम ये जो विद इन टाइम है उसका मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो जाना चाहिए, काम शुरू हो जाना चाहिए, बस वो माना जाएगा। ठीक है, काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो ये यहाँ पे माना जाएगा। देन बोलते हैं इफ दे फेल, अगर वो नहीं करते हैं तो जो जमीन है वो वापस सरकार के उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रिसेंटली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, क्लैरिफाई किया है कि यूज ऑफ लैंड का मतलब है विद इन टाइम का मतलब है यहाँ पे क्या, कि एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जानी चाहिए, नॉट नेसेसरी कि काम खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, शुरू हो जाना चाहिए काम, ये जरूरी है। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन 118 का, क्यों सेक्शन 118 जो है बेटा यहाँ पे है। ऑब्जेक्टिव समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा हिमाचल की ज्योग्राफी को। हिमाचल का भूगोल अगर आप समझोगे, हिमाचल के अंदर 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हिमाचल का। इस टोटल एरिया के अंदर मात्र 10% जो है आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है। हिमाचल के अंदर सिर्फ भूमि करने लायक जो आपकी खेती करने लायक जो आपके पास भूमि है वो सिर्फ 10% है। तो दैट मीन्स कि 10% लैंड है जो हिमाचल के अंदर टोटल लैंड है वो जो यूज हम कर सकते हैं, और हिमाचल का 90% जो है जनता वो डिपेंड है डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो लगभग आप देख लो कि पूरी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, 90% से अबव जो है एग्रीकल्चर डिपेंड है। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम बात करें, और इसमें भी 90% के लगभग 88% राउंड अबाउट जो है आपके पास क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल मार्जिनल वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो मतलब हिमाचल के टोटल किसानों में 88% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, एवरेज अगर हम डिवीजन करें जमीन का किसानों के विद रिस्पेक्ट, तो 1 हेक्टेयर भी नहीं बढ़ता है किसी के हिस्से में पूरा। तो मतलब स्मॉल होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी जो है भूमि बहुत ज़्यादा है, और कृषि पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ अगर हम ज़मीनों को, एग्रीकल्चरल लैंड को बेचना शुरू कर दें या इस तरह के प्रावधान हिमाचल में ना हो तो क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे डिस्कशंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ये कहा जाता है कि ये जो कानून है ये तो संविधान के अगेंस्ट है जी, संविधान में तो हमें लिखा है ना, इक्वेलिटी होना चाहिए। आर्टिकल 19 जो है, 19 का क्लॉज ई अगर आप पढ़ोगे, आर्टिकल 19 फ्रीडम जो देता है फंडामेंटल राइट के अंदर, तो वो आर्टिकल 14 इज इक्वेलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करते हैं, 19 ई बोलते हैं आप कहीं पे भी जाके रिजाइड कर सकते हो, कहीं पे भी जाके सेटल हो सकते हो। लेकिन हिमाचल में आप बोल रहे हो कि आप जमीन नहीं ले सकते सेक्शन 118 के अंदर और आप सेटल नहीं हो सकते, तो ये तो वायलेशन हो गया रूल का, बिल्कुल गलत है। अगर आप संविधान को अच्छे से पढ़ोगे तो संविधान के उसी आर्टिकल 19 में एक भाग 5 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 खुद से ही रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाता है इस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के ऊपर। आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 5 है वो लिमिटेशन लगाता है, आप कहीं पर भी जाके बस सकते हो वो ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। हिमाचल जैसे और भी ऐसे राज्य हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हिमाचल ऐसा राज्य नहीं है, अभी इससे पहले जम्मू कश्मीर था 370 के अंदर 35A, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे थे, बहुत सारे और भी ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर आप जो है जमीन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जमीन जो है, लैंड जो है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य की सूची में आता है भूमि, और वो वहां पे कानून बना सकती है और उसके पास अधिकार भी है अगर कुछ स्पेशल कंडीशन है उसको प्रोटेक्ट करने के। और हिमाचल की सरकार ने उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हमने ये कानून बनाया है। ठीक, अब इसका मकसद आप समझ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा मकसद है स्मॉल जो छोटे फार्मर हैं उनको बचाना, क्योंकि बाहरी पैसे वाले लोग जो हैं वो कुछ पैसों में किसान से ज़मीन खरीद सकते हैं। हमारा कोई गरीब किसान मजबूरी में अपनी ज़मीन बेच भी सकता है, लेकिन कल दिन के लिए उस किसान के पास कोई ज़मीन नहीं है फिर काम करने के लिए, और उसकी ज़्यादातर डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक है, देन प्रिवेंट आउटसाइडर फ्रॉम बाइंग, आपका क्या,
ये जो हिल आपका एरियाज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा खरीदेंगे। अभी देखो, आप देख ही रहे होंगे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड, डिज़ास्टर, बहुत कुछ हो रहा है ना। होटल्स बन रहे हैं इतने सारे। वो ये जो परमिशंस भी मिल रही हैं, क्या ये इस लेवल की मिलनी चाहिए जिस लेवल की मिल रही हैं? क्या ये जो कानून बना है सेक्शन 118, क्या ये सक्षम हुआ है रोकने में बाहरी लोगों को? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये सक्षम हुआ है? क्या इसको और स्ट्रांग होना चाहिए क्या? तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है हमारी सरकारों के मतलब की वजह से और हम लोगों के सामने, कि हाल ही में आप देखोगे कि सरकारें कोई भी हो तो वो जब भी आती हैं तो इस तरह की बात होती है कि जो ज़मीन है, ये जो कानून बनाया गया है ना, जो हमारे हिमाचल के जो फाउंडर थे, निर्माता थे, तो उन्होंने जो कानून लाया था हिमाचलियों के लिए, तो उसको हटाने की आप न्यूज़ जो है उसको थोड़ा न्यूट्रल करने की, उसको उसके अंदर कुछ बदलाव करने की जो है आप अलग अलग समय पे जो है ना, क्या देखते रहोगे, न्यूज़ सुनते रहोगे। जैसे कि आप देखोगे सेक्शन 118 ऑफ लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है आपका क्या है, हिंडरिंग इन्वेस्टमेंट। तो बोलता है हिमाचल में जो इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए थी इनकी वजह से कम आ रही हैं, ये रोकता है इन्वेस्टमेंट्स को हिमाचल में। ऐसे अलग अलग मतलब हर पार्टी की तरफ से आपको ये सुनने को मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो आपको मुझे बताना है, क्या इन्वेस्टमेंट्स, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट्स हिमाचलियों के हित में हैं? अभी तक जितनी आई हैं क्या हिमाचलियों के हित में रही हैं या फिर नहीं रही हैं? आपको क्या लगता है, क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए सेक्शन 118 के अंदर, ताकि और कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो है हिमाचल में आ सके? ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये जो कानून बना है किस हद तक सफल हुआ है? क्या इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है या फिर इसके अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? तो इसी बात से, इन सवालों के साथ मैं आपके पास ये कुछ सवाल जो है आपके सामने रख रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।